हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते ठीक होंगे। चलिए, आज ये क्लास हम लूसेंट का ये चला रहे हैं। ये लूसेंट का 8वां क्लास है फ्रेंड्स। कौन सा क्लास है? 8वां क्लास है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो को। लूसेंट जीके करके लूसेंट जीके करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप पिछले 7 क्लास देख सकते हैं जाकर। चलिए, इससे बहुत स्टूडेंट को फ़ायदा होता है हर एक कंपटीशन में। इससे 90% मैच हो जाएगा, आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो। चलिए, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। अब इसमें करते हैं मध्यकालीन भारत। कौन सा? मध्यकालीन भारत। हम लोग इसमें मध्यकालीन भारत, भारत पर आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण। किसका? भारत पर अरबों का आक्रमण। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? ये दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण के मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। आइए, महमूद गजनी बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार था। क्या था? कौन? नाम क्या था? अलप्तगिन। अलप्तगिन का गुलाम तथा दामाद सुबक्तगिन था। अलप्तगिन का गुलाम और दामाद, किसी को गुलाम बनाता तो उसको दामाद भी बना लेता था। वो सुबक्तगिन था। महमूद गजनी सुबक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी का बाप कौन था? सुबक्तगिन था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। इसका यमीन उद दौला एवं यमीन उल मिल्लाह की उपाधि। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया फ्रेंड्स? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। कब? 1001 ईस्वी में किया। 1001 ईस्वी में यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा था, आक्रमण किया था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानसेर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर था। इस 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कब? 1024 ईस्वी में। यह सबसे चर्चित आक्रमण इसका था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा के में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुल संपत्ति लूट ली थी। जब वो लौट रहा था लूट कर, तो जाट ने भी उस पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति उससे लूट लिया। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो फिर उसने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध युद्ध कर दिया। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में होगी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ? 1030 ईस्वी में हो गया। अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबर्नी किसका था? महमूद गजनी। फिरदौसी महमूद गजनी। उतबी, अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी महमूद गजनी का दरबारी था। आइए, मोहम्मद गौरी देखते हैं। मोहम्मद गौरी को गौर महमूद गजनी के अधीन, ये मोहम्मद गौरी
गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कब किया? तो महमूद गजनबी ने किया है 1001 ईस्वी में, अब मोहम्मद गौरी ने किया 1175 ईस्वी में। याद रखिए, दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा, वो महमूद गजनबी है या मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। फिर तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, फिर 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच ही हुआ था, लेकिन इसमें गौरी इस बार जीत गया था। चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। चंद जयचंद को मार गिराया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो गया? 1206 ईस्वी में हो गया था। इसका यही गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसने गुलाम वंश का स्थापना कर दिया। फिर आइए सल्तनत काल अब शुरू हो जाता है। सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश की स्थापना याद रखिएगा 1206 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। वह गौरी का गुलाम था। किसका था? गौरी का गुलाम था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। फिर भी बख्तियारपुर का नाम चेंज नहीं किया, कर देना चाहिए बिहार सरकार को। चलिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौहान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई थी? 1210 ईस्वी में। 1206 में वो गुलाम वंश की स्थापना किया, 1210 में ये मर गया। इसे लाहौर में दफनाया गया। चौहान खेलते समय घोड़ों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। देखिए, ये सब में सब वही होगा, गुलाम रहेगा फिर दामाद बन जाएगा। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक जब मर रहा था तो इल्तुतमिश कहाँ का था? वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। लाहौर में ही दफनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और लाहौर से ये दिल्ली हस्तांतरित कर लिया था राजधानी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। कौन था? इल्तुतमिश पहला शासक था। इल्तुतमिश पहला शासक था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। याद रखिएगा, वैधानिक स्वीकृति सबसे पहले किसको मिला था बगदाद के खलीफा से? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। आइए पहले ये यहाँ पे देख लेते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कुतुबुद्दीन निर्माण के पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था।
सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। चांदी का टका एवं तांबा का जीतल किसने जारी किया? तांबा का जीतल और चांदी का टका इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। 40 गुलामों का सरदार इल्तुतमिश ने। जो तुर्कान है चहलगानी के नाम से जाना जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 गुलामों के सरदार के संगठन को क्या कहा जाता था? तुर्कान है चहलगानी। ये किसने? इल्तुतमिश ने करवाते। इक्ता प्रणाली 40 गुलामों के सरदार चहलगानी। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, ये इल्तुतमिश ने। शाह तुर्कान का अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली, कौन थी? रजिया बेगम। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा तथा खुला टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। पर्दा प्रथा का त्याग दी थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की और अमीर विरुद्ध हो गए। जो तुर्की अमीर था वो विरुद्ध हो गया। ये गैर तुर्कों को सामंत बनाया था, इसीलिए उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। 1240 ईस्वी में 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की हत्या कर दिया गया। बहराम शाह को बंदी बनाकर उनकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया और उसे नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। उसको गद्दी पर बैठाया, उसके बाद फिर वो अपने बेटी को उसके साथ विवाह कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बाउद्दीन था। यह भी याद रखिएगा, वास्तविक नाम भी पूछता है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बस बलबन बस बाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था। कुतुबुद्दीन इसका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तुर्कान चिलगानी का विनाश बलबन ने किया था। इल्तुतमिश ने शुरू किया था और उसके गुलाम ने तुर्कान चिलगानी 40 सरदारों का जो संगठन था उसको विनाश कर दिया, खत्म कर दिया। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह या मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? यह बलबन ने किया था। सिजदा एवं पैबोस याद रखिएगा, किसने शुरू किया? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। नवरोज उत्सव भी किसने? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति पालन किया। किसने? बलबन ने। लौ एवं रक्त की नीति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बलबन। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन महमूद को बैठाया गद्दी पे, फिर बलबन को इसने किस चीज़ को उपाधि दिया? उलूग खां की। बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया नसरुद्दीन महमूद ने। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। अमीर दोनों बलबन के दरबार में थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। अंतिम शासक गुलाम वंश का याद रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर्स था। आइए खिलजी वंश शुरू करते हैं।
इधर देख लेते पहले। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। देखिए अभी पढ़े थे, यह अमीर हसन या फिर मोहम्मद हसन दोनों बोल सकते हैं। बलबन के राज दरबारी थे। ये अमीर खुसरो, अमीर हसन। अमीर खुसरो को आप मोहम्मद हसन भी बोल सकते हैं। उसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता नाम से भी जाना जाता। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। आइए गुलाम वंश। गुलाम वंश, ओ सॉरी, गुलाम वंश नहीं, खिलजी वंश 1290 से 1320 चला। कितना? 1290 से 1320। तो इस तरह गुलाम वंश देख लीजिए। गुलाम वंश, गुलाम वंश के यहाँ पे है नहीं है। गुलाम वंश का स्थापना तो 1206 में हुआ था, लेकिन कब तक चला तो वो मान सकते हैं आप वहाँ तक ही, जब जब दूसरा शासक शुरू करता है, दूसरा वंश शुरू होता है, वहाँ तक ही। 1206 से शुरू हुआ तो 1290 मान सकते हैं, 1290 ही होता है। चलिए फिर 1290 से 1320 चला खिलजी वंश। गुलाब वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 देखिए ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। मतलब 1206 में गुलाब वंश की स्थापना हुआ था, 1290 में ख़त्म कर दिया, फिर 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला था। इसका स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, खिलजी वंश की। इसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा ही एवं दामाद, ये सब में रिलेटिव में ही दामाद बन जाता था। गुलाम भी दामाद, भतीजा भी दामाद। दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया। कहाँ किया? कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली। अलाउद्दीन का अली और गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। नकद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव किसने रखी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घोड़ा को चिन्हित किया जाता था, दागा जाता था ताकि पहचान हो, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर आधा कर दिया था, सीधा सीधे 50-50। इसलिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। 50% कर दिया था मतलब 1/2 भाग कर दिया था, मतलब हाफ, आधा भाग कर दिया था। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। जो लूट का धन होता था, खम्स जिसको बोला जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया? 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया। ये अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4 कर दिया। कर को बढ़ाकर, भू राजस्व कर को बढ़ाकर आधा कर दिया, और फिर लूट के माल में 3/4 कर दिया। तीसरा हिस्सा उसी को, 3 हिस्सा उसी को हो जाता था सुल्तान का। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया। अगर कम तोला तो उससे मांस निकाल लिया जाता था। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत के विजय के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर। ये एक मलिक काफूर एक बोल सकते हैं, इसको हिजाज जिसको बोलते हैं, छक्का, उस टाइप का था ये। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार खंबा का महल का निर्माण किसने? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, और जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा देखिए हमेशा आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, और हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने।
दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। मलिक याकूब को दीवान रियासत। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। आइए देखते हैं इसके बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार। दीवान रियासत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दीवान रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था या बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शाहनाए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद किसको कहा जाता था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनिहान वो गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। शाहनाए मंडी यहाँ खादानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय दल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति व्यापक जानकारी है। जियाउद्दीन बर्नी की कीर्ति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहस लातीन इसामी की कीर्ति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी, नाजिर किसको कहा जाता था? नापतोल अधिकारी को महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, जो चराई कर होता था, और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया। अलाउद्दीन खिलजी कब मर गया? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी इसे। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, कौन सा नंगा नंगा ही दरबार में आ जाता था कभी कभी? ये मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। यह आ गया तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। रह देते फ्रेंड्स यहीं तक। इसमें तुगलक वंश थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग एक वीडियो में करेंगे। नहीं, ज़्यादा नहीं है, चलिए तो इसमें तुगलक वंश कर ही देते हैं। आइए तुगलक वंश देख लेते हैं इसमें फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। 5 सितंबर 1320 तुगलक वंश कहाँ से कब से कब तक चला? 1320 से 1398 ईस्वी तक चला। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से
8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने कितना बार? लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। इसने गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला सबसे ज़्यादा नहर पाकिस्तान में फ्रेंड्स गयासुद्दीन को ही माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को ही नहरों का निर्माण का श्रेय जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन कोट का निर्माण किसने करवाया था? यह गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटने समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। जो जूना खां बनाया था वो लकड़ी का महल, उसी वो गिर गया था, ढह गया था, उसी कारण गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम, ये प्रथम नाम क्या था? पुराना नाम जूना खां। जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, MBT। मध्यकालीन सभी सुल्तानों मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिशासु कहा जाता है। देखिए, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिशासु किसको कहा जाता था? MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को, याद रखिएगा। रक्त पिशासु शासक किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही की किसने स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवनागरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार और धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल चांदी के रुपये के टका के बराबर था। चांदी के मूल के टका के बराबर पीतल का भी चलाया और तांबा दोनों चांदी के मूल के बराबर था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं देखिए। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 27 ईस्वी तक। राजधानी परिवर्तन 26-27 से। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 29 से 30 और खुरासन में कराचील का अभियान, इसका सभी योजना है। अफ्रीकी यात्री इबन बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इबन बतूता भारत कब आया था? अफ्रीकी यात्री था, याद रखिएगा। कौन यात्री था? अफ्रीकी यात्री था इबन बतूता। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। यात्री बनकर आया था, फिर राजदूत बनकर चीन चला गया। इबन बतूता की पुस्तक है रेहला। रेहला किसका पुस्तक है? इबन बतूता की। मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गया। सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। ये 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इसने विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब लोग भी इससे परेशान था और राजा भी लोग से, तो अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक से, ये याद रखिएगा, किसने कहा था? बर्नी ने। ये भी याद रखिएगा। किसकी मृत्यु पे?
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन खिलजी का शिष्य, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका? शेख अलाउद्दीन का खिलजी का, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, खिलजी नहीं, अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार महसूद गाजी के मकबरे में गया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सबसे पहले बार किसने गया? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्लिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, सुल्तान मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूदन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक, थट्टा में जब मरा तो थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज लगान पर, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जिसको ये अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4 लेना शुरू कर दिया था, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। कौन सा? 24 कष्टदायक कर को हटाकर सिर्फ 4, खराज, खुम्स एवं जजिया और जकात। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था? फिरोज तुगलक था, ब्राह्मणों पर। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। सिंचाई कर जो था उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक को नहरों का आविष्कारक कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को ले आया था। आइए, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया। दीवान खैरात किसके लिए था? अनाथ मुस्लिम महिला, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए। दीवान खैरात याद रखिएगा। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। 1 लाख सबसे अधिक दास कहाँ किसके शासनकाल में था? ये फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। ये दास की देखभाल के लिए, जब 1,80,000 दास रहेगा तो उसका देखभाल तो होगा ही, तो उसके देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना किया। किसके लिए? दीवाने बंदगान के दासों के लिए। दीवाने बंदगान, बंदी, बंदी से बंदगान याद रखिए, बंदी यानी दास के लिए। दास तो बंदी रहता है, तो बंदगान, दीवाने बंदगान। ये खैरात, खैरात बांटने मतलब महिला, विधवा और लड़की को सहायता के लिए बनाया था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अप सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमस सिराज हफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए। चांदी एवं तांबा के मिश्रण से, जिसे अद्धा एवं भिक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गया। कब? 1388 ईस्वी में हो गया इसका मृत्यु। फिरोज काल में निम्नलिखित खान जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की गई है। जेरूसलम में जो निर्मित उमर की मस्जिद, उससे किया गया इसका खान जहां तेलंगानी का मकबरा। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया।
तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, याद रखिएगा, यह 1398 ईस्वी में तैमूर आ गया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक खुसरक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन के समय ही। चलिए सैयद वंश आ गए फ्रेंड्स। सैयद वंश को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलिए यहीं तक रहते देते हैं। ये रेस 8 है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से लूसेंट को देखिए और इसका ऑब्जेक्टिव भी वीडियो हम डाल रहे हैं, आप लोग उसको भी देखिएगा ताकि आपका जो यहाँ पढ़े हैं सब वहाँ पे आप कितना पढ़े हैं वहाँ पे आंसर भी आपको मिलान करना है, आंसर भी बनाना है, तो आप लोग को पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का इसका MCQ मिल जाएगा फिर आपको। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।